गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम +2 केमिस्ट्री के अंदर हैं, +2 फिजिक्स के अंदर है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। गाइज सुनने में बड़ा इजी सा लगता है कि 10th क्लास में जो पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग है, बट गाइज कुछ चीज़ें बहुत नई हैं जो आज आपको क्लियर करेगी कंसेप्ट को कि आखिर रेजिस्टेंस है क्या। कल वाली वीडियोज़ से जो लास्ट है वहाँ से हमने एक इंट्रोडक्शन किया था कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस इज इम्प्लांट एट ए प्लेस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। हमने एक जगह पर जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आया उस जगह पर हमने इसको अप्लाई किया था। तो आज अगर सबसे पहले रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के इस कंसेप्ट में हम रेजिस्टेंस की बात करें कि रेजिस्टेंस है क्या, तो गाइस एक सिंपल बातें निकल करके आती है कि रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए जो चीज़ इलेक्ट्रॉन्स के चलने का विरोध किया करती है, अपोजिशन ऑफर्ड यानी कि किसी चीज़ का विरोध करना। तो जो जर्नली अपोजिशन ऑफर हो रही है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, वो हमारे पास रेजिस्टेंस है। कल वाले उससे डेरिवेशन से पता चला था कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई हमारे पास से फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। और गाइस अगर रेजिस्टेंस की यूनिट की अगर बात की जाए तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। आप रेजिस्टेंस को 1 ओम बोलिएगा, तो रेजिस्टेंस को अगर 1 ओम बोले तो वोल्टेज 1 वोल्ट और करंट 1 एम्पियर। अब आप यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 वोल्ट of potential is applied across the end of a conductor and 1 ampere current is only pass through that means जब कभी भी किसी कंडक्टर के दोनों एंड पर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाएं और उस वक्त वो अपने अंदर से सिर्फ 1 एम्पियर करंट को अगर अलाउ करता है तो उस वक्त उसकी अपोजिशन 1 ओम होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, आप तो इस चीज़ के लिए क्रेजी हैं कि हाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड देयर, M1 L2 T-3 A-2। तो बच्चा देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। R इज इक्वल टू V बाई आई, सबको पता है जो V है वो W बाई Q होता है। V W बाई Q है, तो W की जगह पर V की जगह पर वैल्यू रख दूँ W बाई Q, तो W बाई Q तो V हो गया और I ये रहा। W और Q 10th क्लास में पढ़ा था, Q इज इक्वल टू IT, तो Q आई टी हो गया, ये I हो गया, तो I और I स्क्वेयर और T वर्क का होता है M1 L2 T-2 और I का A हो गया, I का A हो गया, ये A स्क्वेयर हो गया, टाइम हमारे पास है। M1 ये रहा, L2 ये रहा, नीचे से T ऊपर गया तो T-3 और ये A ऊपर गया तो A-2। हेंस द रेजिस्टेंस हैव देयर डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-3 A-2। दैट इज ऑल अबाउट द डायमेंशनल रिलेशंस एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है गाइज, और दोनों जगह पर आती है, दैट मीन्स फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे इस चीज़ को। यहाँ ये एक टाइटल आता है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कि कभी हमें सिंपल ये बोलते हैं, टीचर भी बोलती है कि बेटा ये अगर कंडक्टर है इसके इस एंड पर करंट देंगे तो करंट उधर जाएगा, बट जितना अप्लाई किया उतना उधर नहीं जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ने कुछ अपोजिशंस क्रिएट कर दी। नाउ वे ये देखना है आपको कि रेजिस्टेंस पैदा हुआ कैसे। आज गाइज हम इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आप भी प्लीज़ देखना। इस सर्किट को मैं कंप्लीट करता हूँ यहाँ पर, और ये कंडक्टर की फोटो है। व्हेनेवर वी टैप द की, जैसे की टैप करेंगे करंट यहाँ से फ्लो करेगा। 3 स्टेप्स चलेंगे, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला, जब I करंट इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो होगा तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दैट मीन्स जैसे जैसे करंट जाएगा हीट एनर्जी पैदा होगी और ये कंडक्टर वार्म अप होना शुरू हो जाएगा। एक दूसरा, जब ये कंडक्टर गर्म होगा ना तो 2 काम होने गाइज। एक तो वार्म अप होने से हीट एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी आ गई तो हीट एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv स्क्वायर। इट मीन्स हीट एनर्जी ने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ा दी। और लास्ट वीडियो ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब भी चलेंगे करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चलेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ भी है वो इलेक्ट्रॉन अपोजिट वे में चलना शुरू कर देंगे। एक दूसरा, जैसे जैसे हीट एनर्जी करंट बढ़ता जाएगा, हीट एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। गाइस हीट एनर्जी बढ़ने से एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जो इस कंडक्टर के अंदर ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करने शुरू हो जाएंगे।
अगर ये न्यूक्लियस यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, ये यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, ये यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, अब ये और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज यूँ ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो बाय चांस एक ऐसी स्टेज आएगी कि जैसे ही ये न्यूक्लियस यहाँ पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन इससे जा करके टकराएगा और आपका इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर जाएगा। और हु इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ करंट, वो है कैरियर, और कैरियर का नाम है इलेक्ट्रॉन। तो आप एक बार दोबारा से देख लो, जब करंट फ्लो करेगा तो ये वार्म अप होगा, हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बढ़ाएंगी। दूसरा जो हीट एनर्जी पैदा होगी वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस को ऑसिलेट करवाना स्टार्ट कर देगी मीन पोजीशन पर। न्यूक्लियस मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर से स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही जिस जगह पर कोलाइड करेंगे दे स्टार्ट टू लॉस्ट देयर, वो वहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और अगर कैरियर ख़त्म हो गए तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ख़त्म, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ख़त्म हो गए तो अल्टीमेटली करंट ख़त्म हो जाएगा। और करंट अगर हमारा कम आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपोजिशन आई हुई है, एंड दैट टाइप ऑफ अपोजिशन इज नेम्ड एज रेजिस्टेंस। तो गाइज ये वाला वे था ना, दिस इज द कॉज फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस तरह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। यही चीज़ हमारे दिमाग में रहेगी क्योंकि आगे राइटर दो फैक्टर बोल रहे हैं गाइज, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखो 10th तक काम चल गया, हमने भी लिखा और आपने भी याद किया। हमने लिखा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A, मतलब लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टर आपका जितना मोटा होता हुआ चला जाएगा या एरिया बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए तो एक पहचान हम बताते हैं कि घर में अगर एक बल्ब को करंट देने वाली वायर है वो बड़ी पतली होती है, लेकिन एसी या हीटर या रोड को जो करंट देती है वो वायर थोड़ी सी थिक होती है। वो थिक वायर इसलिए होती है क्योंकि वायर थिक है, एरिया ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम होगा और वायर मैक्सिमम करंट आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को देगी। अब बात ये आती है गाइस कि आप अपने आप को ये सेटिस्फाई करवा लो कि आखिर आपको ये बात, मतलब एकेडमिक हट करके जर्नल लाइफ में आपको ये बात समझ आ जाए किसी तरह से कि आखिर किस तरह से रेजिस्टेंस लेंथ के साथ बढ़ता है। दैट मीन्स अगर लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आप कैसे इस बात को सेटिस्फाई करेंगे? तो गाइज एक है ना कॉमन एग्जांपल लेते हैं, आप भी देखिएगा। सपोज ये एक पाथ है या एक गैलरी है, बहुत ध्यान से देखना गाइज। आप यहाँ है X, आपने अगर अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांध ली और ये जगह जगह लोग खड़े हैं रैंडमली, कोई कहीं कोई कहीं। तो अब आप एक चीज़ को देखिएगा, यहाँ आपको यहाँ से चलना है और यहाँ तक आना है, आपकी आंखें कवर्ड है, आप एक सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, ये लोग खड़े हैं यहीं, आप आगे चलेंगे। सपोज पहली बार पैर टिका या नहीं टिका किसी स्टोन पे या किसी ऑब्स्ट्रिकल पे, बच गए, दूसरे कदम में भी बच गए, तीसरे में बच गए, ख़त्म हो गया। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग कम हो गई। लेकिन अगर आपको ये दूरी यहाँ तक तय करनी है और इतने सारे स्टोन बीच में पड़े हैं, तो आपके टकराने के चांसेस कम होंगे या ज़्यादा? तो जवाब आता है टकराने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा होंगे तो भैया सीधा सीधा सा मामला है, ज़्यादा होंगे टकराने के चांसेस तो टकराते ही ख़त्म इलेक्ट्रॉन, और टकराते ही इलेक्ट्रॉन ख़त्म तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। एक दूसरा, अब अगर इसी एग्जाम्पल को हम इनबिल्ट करें कि सपोज टू बी ये जो नैरो सा पाथ था वो बढ़ा करके हमने इतना वाइडर कर दिया। इतनी जगह के अंदर पहले इतनी जगह में 5 पार्टिकल रखे हुए थे, अब वही 5 पार्टिकल इतनी जगह में रखे हुए हैं। इट मीन्स पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। अब आप चलेंगे तो आपके टकराने के चांसेस बिल्कुल कम हो गए, और टकराने के चांसेस अगर बिल्कुल कम हो गए तो आप कैरियर हैं। अगर आप कैरियर है, टकराने के चांसेस कम हो गए तो मैक्सिमम करंट आपका अचीव हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम। इसलिए लोग कहते हैं कि एरिया अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो गाइज ultimately these are the common way by which we can understand about the general meaning R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A। अब इन दोनों को कंबाइंड किया, इस साइन को एक स्टेप से ज़्यादा लगा नहीं सकते, इसकी जगह पर इज इक्वल टू और कॉन्स्टेंट। नाउ आज जो कॉन्स्टेंट आया है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है।
अब गाइज ये तो फॉर्मूला आ गया न्यूमेरिकल्स, अगर किसी जगह पर करना है तो R इजिकल टू रो L बाई ए। आपको रो निकालना है, रो R H और रो है ये, इसको रो को एक तरफ करिएगा, बाकी सब कुछ एक तरफ, तो R इंटू ए बाई एल। यूनिट निकालो, R ओम में है, एरिया मीटर स्क्वायर में, L नीचे मीटर में, 1 मीटर कट गया तो रो की जो यूनिट आई वो ओम मीटर है। अब लगाओ फॉर्मूला, हमने लगा दिया, रो है वो R इंटू ए बाई एल। अब देखिएगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम मीटर इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम अप्लाई थ्रो ए कंडक्टर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड हुज लेंथ इज 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर में अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो एक्चुअली वहाँ पर रेजिस्टिविटी 1 ओम मीटर है। अब जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं बार बार रेजिस्टिविटी को, तो हमारे ब्रेन में ना एक बात आती है कि आखिर हम रेजिस्टिविटी को चेक करना चाहिए कि लाइक कैसे है। हमें आया करंट, हमें पता चल गया एक ऐसा एजेंट जो सिंपल इलेक्ट्रिक ट्यूब को ग्लो आउट करवाता है वो करंट है। फिर आ गया रेजिस्टेंस, हमारे दिमाग में बैठ गई बात कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में एक अपोजिशन है। अब गाइस अगर इसी तरह से एक फिजिकल अपीयरेंस में हम रेजिस्टिविटी को चेक करना चाहें कि कोई हमें ये बता दे कि रेजिस्टिविटी होती क्या है, तो गाइस वो ये कह रहा है कि ये जो फॉर्मूला है आपके पास R इजिकल टू रो L बाई ए, कह रहे हैं यहाँ पर एक स्पेशल केस लगा लो। स्पेशल केस में आपने मान लिया कि मान लो L 1 मीटर है और एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर है। अगर ये दोनों अगर ऐसे हो गए तो ऐसी कंडीशन में आपकी R क्या आ जाएगी, आपकी R रो आ जाएगी। मतलब आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअली द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टिविटी का नेचर भी रेजिस्टेंस जैसा ही है। इफ द लेंथ एंड एरिया बोथ आर टेकन एज 1 यूनिट, अगर किसी कंडक्टर का एरिया और लेंथ दोनों को 1 यूनिट ले लें तो क्लियर हो गया गाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टिविटी। उसके बाद हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है, बहुत अच्छी चीज़ है। करंट डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय J वेक्टर, J से रिप्रेजेंट करेंगे, सीधा बोलते हैं करंट डेंसिटी इज द टोटल रेशियो ऑफ टोटल करंट पर यूनिट एरिया। टोटल करंट पर यूनिट एरिया जो है वो हमारे पास J है, करंट डेंसिटी। इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी गाइज इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और उसके बाद का बोर्ड में आया हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन विच डायरेक्शन द करंट डेंसिटी इज एक्ट, क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में या बच्चों के दिमाग में ये बात होती है कि टीचर ने बोला इलेक्ट्रॉन्स जहाँ जाएंगे करंट उससे अपोजिट जाएगा, फिर बात निकल करके आई कि जिधर करंट जाएगा रेजिस्टेंस उसके अपोजिट जाएगा। तो इसी तरह से हर चीज़ एक दूसरे के अपोजिट सी जा रही है इस चैप्टर में, इसलिए राइटर यहाँ से ये क्वेश्चन निकालता है कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो एक्चुअली गाइज करंट डेंसिटी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। सिंपल। अब एक सिंपल बात बोलूं, अगर +2 साइंस ग्राउंड में ईस्ट टू वेस्ट जा रही है तो +2 क्लास की क्लास डेंसिटी किधर जा रही है, तो बच्चा सिंपल है, +2 क्लास की क्लास डेंसिटी भी ईस्ट से वेस्ट जाएगी, तो सेम डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में यहाँ है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये नोट्स बन जाएंगे आपके।